दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में कहते रहे चुनाव के वक्त, अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो तीसरे टर्म में दिखाई देगी। और यकीन जानिए, जिस रास्ते मोदी सरकार अब तीसरे टर्म में अपनी बिसात को बिछा रही है, यकीनी तौर पर इससे पहले सिर्फ आपने ट्रेलर देखा था। और शायद यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों की जो अपनी जरूरतें हैं, वो जरूरतें इस देश की जरूरतों से मैच नहीं करती है। और शायद यही बड़ा सवाल है कि ना तो मंत्रालय मिला और ना ही स्पीकर पद पर सहमति हो पाई, यानी स्पीकर पद भी बीजेपी के पास रहेगा। इतना ही नहीं, डिप्टी स्पीकर का पद भी बीजेपी जिसे चाहे उसे बना दे, यानी एनडीए की तरफ से कोई आवाज आएगी नहीं। और आज जब बैठक राजनाथ सिंह के घर पर हो रही थी, तो बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह और चंद्रबाबू नायडू यानी टीडीपी के नेता, जिनको एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है, रामा नायडू, वहां पर मौजूद थे। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यही उठा कि आखिर मंत्रालय भी जो चाहते थे नहीं मिला। स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर को लेकर जो शोर था, वह भी आपके हाथ में नहीं आ रहा है। और इस देश के भीतर के जनादेश ने इस देश की आर्थिक बदहाली और सामाजिक परिस्थितियों का खुले तौर पर अपने जनादेश में जिक्र किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के अनुकूल नहीं है। फिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कुछ भी नहीं कह रहे हैं? दोनों ना सिर्फ बीजेपी के साथ खड़े हैं, बल्कि बीजेपी जिस रास्ते पर जाएगी, उस रास्ते पर क्या ये दोनों साथ देने को तैयार हैं? क्योंकि ट्रेलर का मतलब यह था कि इस देश के भीतर जो शोर 16 लाख करोड़ को लेकर मचा, कि किस तरीके से रईसों का कर्ज आपने माफ कर दिया, इस दौर में जिस तरीके से बैंकों का मर्जीकरण जो हुआ, यानी एक साथ जो तमाम बैंक आए, आरबीआई का डिविडेंड सरकार को देना बढ़ता चला गया, इस दौर में किसी ने भी इस देश की बड़ी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। इसके ठीक उलट निजीकरण और मोनेटाइजेशन, इन दोनों में जो तेजी दिखाई दी थी, उन तमाम सवालों को लेकर इंडिया गठबंधन मैदान में रहा। उसने जगह जगह इन बातों को उठाया, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इस देश के बाकी छत्रप नेता हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो। ध्यान दीजिए, हर के भाषणों में यही जिक्र था कि इस देश की आर्थिक बदहाली मोदी सत्ता ने कर दी है। और यह सच भी है कि भारत के ऊपर जितना कर्ज इस वक्त है, वह एक लाल घंटी को लेकर, या कहे लाल बत्ती और उसके साथ खतरे की घंटी लगातार कोई दूसरा नहीं, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लगातार बजा रहा है और बता रहा है कि जीडीपी के बराबर भारत का कर्ज हो जाएगा। लेकिन फिर अगला सवाल है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इससे क्या लेना देना है? सरकार नरेंद्र मोदी ने बीते 10 वर्ष चलाई, देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा अगर बैठा तो फिर उस दौर की गवर्नेंस जिम्मेदार है। तो क्या इस दौर में जिन बातों का डर लगातार इंडिया गठबंधन नहीं, लेकिन देश के भीतर भी समाया हुआ है कि इस बार अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, क्या वाकई अडानीज को उस तरीके से राहत रियायत नहीं मिलेगी? प्रधानमंत्री भूटान गए, वहां पर समझौता कराए। समझौता करने के चंद महीनों के बाद वहां पर गौतम अडानी पहुंचे और भूटान के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। गौतम भाई लग रहा है। वही। ओके भाई।
दरअसल यह तस्वीर 48 घंटे पहले की है, जब गौतम अडानी भूटान पहुंचे और वहां पर ग्रीन एनर्जी को लेकर जो समझौता भारत और भूटान के बीच हुआ है, उसमें कड़ी के तौर पर तो गौतम अडानी ही है। लेकिन इस दृश्य को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सोचना शुरू कीजिए दोबारा कि चंद्रबाबू नायडू की जरूरत क्या है। चंद्रबाबू नायडू की सबसे बड़ी जरूरत, लगभग राज्य जो कर्ज में डूबा हुआ है, वहां पर हर व्यक्ति 2 लाख रुपए के कर्ज में है। हर परिवार की दृष्टि से लगभग 7 लाख रुपए का कर्ज हर परिवार पर है। देश के किसी भी राज्य में इतना कर्ज किसी राज्य पर नहीं है जो आंध्र प्रदेश में है, और वह कुल मिला के तकरीबन 13,50,000 करोड़ का है। और इस दौर में बिहार भी तकरीबन 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की जरूरत राजनीतिक है। वहां पर चुनाव अगले बरस होने हैं। चुनाव कब हो इसको लेकर भी छिटाकसी नहीं बल्कि तनातानी हो रही है, और कह रहे हैं जल्दी चुनाव कराइए, क्योंकि विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है, जो पिछली बार कम हो गई थी। तो राजनीतिक समझौते के दृष्टिकोण से नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव जल्द करा के उस चुनाव में अपनी पार्टी की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं। साथ में बीजेपी का वोट बैंक ट्रांसफर हो जाए, जो कि लोकसभा चुनाव में हुआ भी, वह भी विधानसभा चुनाव में हो, उस दृष्टि से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, सवाल है कि 13,50,000 करोड़ का कर्ज, और उसके बाद उनका जो सपना है अमरावती को राजधानी बनाने का, और जिस तरीके से टैक्स सेवी चंद्रबाबू नायडू रहे, उन्होंने ही हैदराबाद सिटी में जिस तरीके से कंप्यूटर के तौर पर बात शुरू हुई और सिटी के भीतर एक ऐसे शहर में तब्दील कर दिया परिस्थितियों को, जहां इस देश में वह टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सबसे बेहतरीन शहर के तौर पर उभर कर आ गया। तो जो सपने चंद्रबाबू नायडू को हैं, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। और इसमें कोई दो मत नहीं कि इस दौर में आरबीआई तो पूरे तरीके से मोदी सरकार के पास है, और राजनीतिक तौर पर सौदेबाजी नीतीश कुमार को चाहिए। और इस दौर में तमाम राजनीतिक निर्णय कैसे लिए जाएं और किसे राहत दी जाए, उसकी कमान भी मोदी सरकार के पास है। तो दोनों राजनीतिक परिस्थितियों में मोदी सरकार को अपने तौर पर क्या कहना है, जिसके बाद नीतीश और चंद्रबाबू दोनों बीजेपी के साथ खड़े हो जाएं। मसला बहुत साफ है। बीजेपी की सरकार या कहे मोदी सरकार भी जानती है कि जिस रिफॉर्म की दिशा में या इस देश की अर्थव्यवस्था को कॉरपोरेट के अनुकूल करने की दिशा में बीते 10 वर्षों में जो उसने काम किया है, अब उसमें इतनी तेजी लानी है कि कोई रोकने वाला ना हो। और रोकने वाला ना हो, इसके लिए स्पीकर अपना ही चाहिए। इसके लिए डिप्टी स्पीकर भी अपने इशारों का ही चाहिए। यानी अगर राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन इस बार ताकत के साथ संसद के भीतर शोर भी मचाए, तो शोर को थामने की ताकत एनडीए के भीतर होनी चाहिए, और यह गठबंधन के सहयोगियों का साथ होना चाहिए। और इसके बाद जो जिसे चाहिए वह उसे मिल जाएगा, जो एनडीए गठबंधन के साथ खड़े हैं। तो क्या राजनीतिक तौर पर जो निर्णय सरकार ने बीते 10 बरस में लिए, और उन 10 बरस के बाद चुनाव में जनता ने मोदी सत्ता को आईना दिखा दिया, उस आईने को उलटते हुए मोदी सत्ता एनडीए को भी उस आईने में ही अपना चेहरा देखने को मजबूर ये कहकर कर रही है कि आपकी जरूरतों को हम पूरा करेंगे, सिर्फ आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। और इसके लिए जो इस देश के भीतर में अलग अलग योजनाएं हैं, राज्यों की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में भी पैसा देंगे, लेकिन पैसा देने का रास्ता तो आपको खोलना पड़ेगा। और पैसा बनाना शायद इस दौर में मोदी सरकार से बेहतरीन कोई जानता नहीं है, क्योंकि यह भी किसे पता था कि दरअसल एग्जिट पोल भी शेयर बाजार में उथल पुथल मचाते हुए लाखों करोड़ का खेल कर देगा, और वह परिस्थिति 24 घंटे के भीतर बदल जाएगी। यानी एक दिन लगभग 11 लाख करोड़ का मुनाफा कोई कमा ले, और अगले दिन 13 लाख करोड़ से ज्यादा का घाटा उसी शेयर बाजार में हो जाए, और उसके अगले एक हफ्ते के भीतर शेयर बाजार दोबारा से पुरानी परिस्थितियों में लौटते हुए खड़ा हो जाए, तो पैसा लग किसका रहा है, पैसे के मुनाफा जा किसके पास रहा है, और क्या इसको चलाने वाले लोग
वही लोग हैं जो सत्ता के साथ खड़े हैं? ये सारे सवाल आज मुंबई की सड़कों पर शेयर मार्केट के सामने खड़े हुए, जब इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए, चाहे वह उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, और चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, सभी ने एक लिहाज से धावा बोला। धावा शेयर बाजार को लेकर, वहां पर घपले घोटाले को लेकर, यह जानते समझते हुए कि राजनीति इस दिशा में आने वाले वक्त में जाएगी, और यह भी तय है कि संसद जब शुरू होगी तो अर्थव्यवस्था का खेल उस संसद के पटल पर उठेगा। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी है, स्पीकर अपना है, डिप्टी स्पीकर अपना है, पूरी एनडीए साथ खड़ी है, तो फिर डर किस बात का है? लेकिन एक दृश्य जरूर देखिए जो मुंबई में हुआ, और पहली बार खुले तौर पर टीएमसी के नेताओं ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को जोड़ दिया उस पूरे शेयर बाजार के 2 दिनों के उछाल को लेकर, जहां लाखों करोड़ के हेर फेर हो गए, और यह भी कह दिया कि दरअसल नियुक्ति तो सेबी के डायरेक्टर की भी सरकार ही करती है, तो वह सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं? That the agencies which because of which the 30 lakh crores have been lost by the common man, the same agencies are working for FII, Foreign Institute of Investors. The same agencies are working for exit poll. That linkage with them, that's really a serious thing to be investigated. Not taking the cognizance. What is the reason behind that? नेचुरली नरेंद्र मोदी जब तक सिग्नल नहीं देगा, इधर नरेंद्र मोदी का खिलाफ में होगा, कैसे से भी काम करेंगे। सेबी का चेयरपर्सन से चेयर मेंबर्स ऑल आर अपॉइंटेड बाय नरेंद्र मोदी। The monsoon session is the monsoon session. We will take the matter in the monsoon session. So who is We'll responsible take. for this? Well, Narendra Modi, Amit Shah, Nirmala Sitharaman, they should resign. Resign. Yes. असल में सवाल सिर्फ शेयर बाजार का नहीं है, सवाल तो इस देश की उस अर्थव्यवस्था और अर्थनीति का है जिसके जरिए मोदी सरकार ने बीते 10 बरस में कॉरपोरेट के अनुकूल इतना कुछ कर दिया कि इस देश के भीतर जो पीएसयू थे वह कौड़ियों के मोल निजी हाथों में जाते हुए दिखाई दिए। इस दौर में किसी ने यह नहीं सोचा कि सरकार राजस्व को बनाने के लिए सरकारी संपत्तियों को बेचने लगेगी, और जो मोनेटाइजेशन का जिक्र सरकार ने 2022 से 2025 को लेकर किया, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए उसे बनाने थे अलग अलग मंत्रालयों के जरिए, उसकी असल परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जैसे ही संसद शुरू होगी, नया बजट सामने आएगा और उसके बाद मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां सामने आने लगेगी, और उसमें पूरा सहयोग क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का यह सोचकर रहेगा कि उन्हें जो राजनीति चाहिए, उन्हें जो पैसा चाहिए, वह दोनों अगर उन्हें मिल रहा है तो फिर इस देश के भीतर कोई भी आर्थिक नीतियां लागू कैसे भी हो, वो आंख मूंद कर सरकार के साथ खड़े होंगे? कोई भी यहां पर 2 सवाल तो पूछ ही सकता है। स्पीकर की ताकत तो छोटे छोटे राजनीतिक दलों को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलाकर उसके अपने आंकड़े को 272 तक पहुंचाने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। इसे क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश नहीं जानते हैं? और दूसरा सवाल यह भी कोई पूछ सकता है, जब इस देश के भीतर में जनादेश मोदी सत्ता की आर्थिक नीतियों को लेकर हुआ है, क्योंकि लोगों की गरीबी, महंगाई, मुफलिसी, लाभार्थियों के भीतर भी आक्रोश, ये सारे सवाल जो रेंग रहे थे, क्या अब नई फिल्म जो शुरू होगी, जो पहले ट्रेलर था, क्या उस दिशा में इन दोनों के साथ खड़े होने का मतलब यह नहीं होगा कि राजनीतिक तौर पर दोनों को बड़ा नुकसान हो जाए? यह हो सकता है, यह सवाल हर जहन में आए, लेकिन होने क्या जा रहा है यह जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बड़ा निर्णय इस दौर में यह भी लिया गया कि पहली बार जो सरकार के अधीन जो संस्थान हैं उनके एसेट को भी बेच दिया जाए। इस देश के भीतर में डिफेंस, इस देश के भीतर में रेलवे, और तीसरे नंबर पर आती है एलआईसी, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, रियल एस्टेट इनके पास सबसे ज्यादा है। और सरकार इस दिशा में अब बढ़ रही है कि जहां पर एलआईसी, जो कि एक लिहाज से इस देश में तीसरे बड़े लैंडलॉर्ड के तौर पर पहचान है, वो शुरुआत में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए अपनी इमारतों को बेचकर कमा ले। ये सरकार की इमारतें हैं
जनता यानी टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी गई इमारतें हैं। ये तमाम पीएसयू के दायरे में आते हैं, बावजूद सरकार को लगने लगा है कि अब इनकी जरूरत से ज्यादा उस पैसे की जरूरत है जिन पैसों को पास में ले लिया जाए और दूसरी तरफ निजी हाथों में इन इमारतों को सौंपकर उन निजी हाथों को मजबूत किया जाए, जिससे इस देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाए और उसमें जनता की भागीदारी नहीं बल्कि कॉरपोरेट की भागीदारी होगी। अब आप सोचिए कि एलआईसी अपनी इमारतों को बेचकर 50 से 60 हजार रुपए जो बनाना चाहती है। जो लोग कनॉट प्लेस घूमने जाते हैं उन्होंने देखा होगा जीवन भारती बिल्डिंग, वह एलआईसी की ही बिल्डिंग है, वह भी बेचने की कतार में है। मुंबई के भीतर जो लोग जाते होंगे एशियाटिक सोसाइटी की जो पूरी बिल्डिंग है वह भी बेचने की कतार में है। जो एलआईसी की बिल्डिंग चितरंजन एवेन्यू में कोलकाता में है वह भी बेचने की कतार में है। मसूरी के मॉल रोड पर घूमते वक्त आपने एसबीआई की बिल्डिंग देखी होगी, वह भी कतार में है, बेचने की कतार में है। आपके जहन में दिल्ली और लखनऊ के भीतर दो बड़े मीडिया हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग में जाइएगा वहां पर भी एलआईसी की बिल्डिंग और लखनऊ में भी एलआईसी की बिल्डिंग जिसमें मीडिया हाउस है वह भी उसी की बिल्डिंग है। यानी एक बड़ी परिस्थिति है और ओरिजिनली तो माना जाता है कि एलआईसी के पास तकरीबन इस तरीके से बेचने की इमारतें और जमीन जो है उसमें लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की वह बेची जा सकती है। शुरुआत में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए की कमाई की दृष्टि है। यानी वही एलआईसी जिसको खड़ा किया गया इस देश के टैक्स पेयर के पैसे के साथ, लेकिन अब पैसा चाहिए और यह आसान रास्ता होता है जब आप राजस्व का जुगाड़ इस तरीके से करते हैं कि दूसरे माध्यम आपके पास होते नहीं हैं तो पीएसयूज के मातहत आने वाली संपत्ति को ही बेच दिया जाए। और एलआईसी का मतलब तो यह भी समझिए कि दरअसल एलआईसी के साथ जो मुनाफा इस बरस निकल कर आया वो 40,676 करोड़ का था, पिछले बरस ये 36,000 करोड़ का था। और एसबीआई का टोटल एसेट जो है ये तकरीबन 51 लाख करोड़ का एसेट है। यानी इस तरीके से पीएसयूज के एसेट पर बैठी हुई सरकार अगर उसको पूंजी जुगाड़ करनी है, सत्ता सरकार देश पार्टी चलाने के लिए, तो वह इस तरीके से पैसे का जुगाड़ करेगी। इस दौर में जो ट्रेलर इससे पहले था यह फिल्म उसके बाद की है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2022 में सरकार ने खुद ही एक नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान रखा था जो कि 2025 तक था। 2022, 2023, 2024 अगर आप इसे परखना चाहते हैं तो इसको इस रूप में परखिए कि दरअसल शुरुआती साल में तकरीबन 97,000 करोड़ रुपए का मोनेटाइजेशन अलग अलग मिनिस्ट्री के जरिए हो गया। उसके अगले बरस में लगभग 1,32,000 करोड़ का हुआ, टारगेट 6 लाख करोड़ का, और उसमें भी इस वक्त तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए इसी बरस निकालने हैं अगर टारगेट पूरा करना है। आपके जहन में आ रहा होगा क्या इतनी बड़ी परिस्थितियों के बीच अगर अल्पमत की सरकार है वो कैसे निर्णय ले सकती है। दरअसल ये अल्पमत की बीजेपी है और उस पर प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी या मोदी सरकार है। एनडीए की सरकार बहुमत के साथ है और वहां पर पार्लियामेंट और अपने स्पीकर के जरिए जो कुछ वो करेगी वो सिर्फ आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में टारगेट भी तय हैं। जैसे माइनिंग के सेक्टर में किसी भी हालत में 55 से 60 हजार करोड़ रुपए जो कोल ब्लॉक्स हैं और दूसरे माइन हैं उनके जरिए निकालना है। 24-25 का हम सिर्फ आपको आंकड़ा दे रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी HNHAI के जरिए उसमें तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए निकालना है। पावर सेक्टर में तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए निकालना है। रेलवे में पहले टारगेट रखा गया था 44,907 करोड़ रुपए, अब उस टारगेट में संशोधन करते हुए कम किया गया क्योंकि रेलवे की स्थिति कोई बहुत अच्छी है नहीं। वहां 20,000 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे, लेकिन सवाल रेलवे के जरिए उस बाहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पैसे निकालने का जिक्र है जिसके दायरे में शानदार रेलवे स्टेशन आते हैं। उस रेलवे स्टेशन के भीतर मॉल होंगे, वहां पर रेस्तरां होंगे, 5 सितारा होटल होंगे जैसे हवाई अड्डे पर होते हैं। उसी तर्ज पर रेलवे के उसको भी डेवलप करना है और जिन बातों का जिक्र शुरू में किया गया था तो तकरीबन 90 रेलगाड़ियों का भी निजीकरण किया जाए, उस दिशा में भी फैसला लेना है। 400 से ज्यादा रेलवे स्टेशन तय किए गए, अभी वो 400 तो दूर 40 स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अब टारगेट पूरा करना, यानी एक तेजी आने वाली है। और ये एसेट मोनेटाइजेशन जो होता है इसके दायरे में सब कुछ है।
सड़क है, विमान है, बिजली है, दूरसंचार है, तेल है, गैस है, स्टेडियम है, गोदाम है, और इसकी पूरी की पूरी लिस्ट अपने तौर पर तैयार है। और यह जिस लिहाज से क्रिएट होगा उसमें सरकार के पास पैसा आएगा, तो वो मानकर चल रही है कि ऐसे में एनडीए के वो गठबंधन जिनको अपने राज्य की राजनीति को साधना है, अपने राज्य में अपने सपनों को पूरा करना है, जैसे अमरावती को राजधानी बनाने के लिए भी चाहिए लगभग 2.5-3 लाख करोड़ रुपया, वह भी कौन देगा? जाहिर है आरबीआई देगा। आरबीआई किसके हाथ में है? जाहिर है केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र में किसकी सरकार है? जाहिर है मोदी सरकार है। लेकिन वह मोदी सरकार बिना नायडू और नीतीश कुमार के नहीं चल सकती है, यह भी सच है। तो क्या इन बातों को लेकर एक अंतर्विरोध की स्थिति होगी? क्योंकि आज जब राजनाथ सिंह के घर बैठक हो रही थी, जिसमें जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के नुमाइंदों की भी मौजूदगी थी, और उसमें चिराग पासवान भी बैठे हुए थे, उसमें विदेश मंत्री भी बैठे हुए थे, उसमें इस वक्त जेपी नड्डा की मौजूदगी भी वहां पर, राजा धर्मेंद्र प्रधान भी बैठे हुए थे, तमाम नेताओं की मौजूदगी थी। और कल रात ओम बिरला के घर अमित शाह और जेपी नड्डा भी पहुंचे। ओम बिरला की बहुत रुचि स्पीकर बनने को लेकर नहीं, वो तो और आगे देख रहे हैं। तो अगला सवाल उठने लगा, क्या वो अध्यक्ष बनने की दिशा में जाना चाहते हैं? यहां पर यह भी सवाल उठा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो क्या वो अध्यक्ष बने और किसी दूसरे को स्पीकर बनाया जाए, या फिर दूसरे टर्म की जो पूरी परिस्थिति थी नए दौर में उसको बिल्कुल ना बदला जाए? और इसीलिए वो फिट बैठ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। यानी ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 सवाल सबसे बड़े इस दौर में आकर खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, जिन आर्थिक नीतियों के आसरे 2024 तक सरकार चलती रही, उन्हीं नीतियों में तेजी इस दौर में लानी है। और आज उसके हल्के संकेत किसानों की जमीन को लेकर भी बनारस के भाषण में प्रधानमंत्री ने दिए जरूर, और बताया कि बड़े रिफॉर्म की जरूरत है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, क्योंकि वहां जो दाल या तिलहन जिस रूप में होता है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाना है, किस रूप में करना, यानी वो रिफॉर्म भी आने वाला है। क्योंकि भारत जिस दृष्टि से है, यहां पर उस बीज की जरूरत है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यूक्रेन जैसे देश में उस बीज का इस्तेमाल होता है और वहां प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का बहुत होता है, उस दिशा का इस्तेमाल भारत में भी होना है। उसके एक हल्के हल्के संकेत उभरने लगे हैं। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यही वजह है कि अपने तौर पर 16 से 20 लाख करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू को चाहिए, 3 से 5 लाख करोड़ के बीच में नीतीश कुमार को चाहिए, दोनों को अपनी राजनीतिक स्टेबिलिटी चाहिए, दोनों अपने अपने तौर पर, चंद्रबाबू नायडू की राजनीति तो अभी 5 बरस बाद चुनाव होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तो तुरंत का संकट है, और वो राजनीतिक तौर पर कहीं ज्यादा मजबूत होना चाहते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं कि वह आरजेडी से ज्यादा मजबूत है। यानी एक बड़े भाई की भूमिका में वो रहे, वो इस चुनाव को में दिखाना चाहते हैं, और तत्काल के जो लोकसभा चुनाव है उसका इफेक्ट विधानसभा में तुरंत आ जाए, क्योंकि जो फायदा मिलना चाहिए था विधानसभा के रिजल्ट के तौर पर भी और इंडिया गठबंधन के तौर पर भी, वो लाभ तेजस्वी को नहीं मिल पाया। तो उन्हें लगने लगा है कि इस मौके को गंवाना बिल्कुल नहीं चाहिए, और यह राजनीतिक समझौता हर हाल में होना चाहिए। तो सवाल है कि समझौता तो होगा, लेकिन उससे पहले यह भी गारंटी चाह रहे हैं कि आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर कुछ मत कीजिए। तो राजनीति की इस परिस्थिति के बीच हमें लगता है आखिरी जो हिस्सा होता है उसमें देखिए प्रधानमंत्री एक बटन दबाते हैं और इस देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपया पहुंच जाता है। यही उस पूरी इकोनॉमी का एक चक्र है जो यहां आकर रुकता है। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई, बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय। तो प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि उनकी सत्ता की सबसे बड़ी ताकत उनकी योजनाएं हैं। वो चाहे 5 किलो मुफ्त का अनाज 2028 तक देने का वादा हो, किसान सम्मान निधि में पैसा दिया जा रहा है, इसको ले लीजिए। इस देश के भीतर में जो अलग अलग सब्सिडी दी जा रही है उसको भी ले लीजिए। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों का संकट क्या है? इन संकट का सबसे बड़ा सवाल है कि इसीलिए
बीजेपी को यह लगने लगा है, यानी मोदी सत्ता को यह लगने लगा है कि दरअसल एनडीए के लोग तो मान जाएंगे और उनकी छिटपुट जो जरूरतें हैं, क्योंकि आरबीआई तो हमारे पास है, नोट तो हमें छापने हैं, तो ऐसे में उनकी जरूरतों को तो पूरा कर देंगे, लेकिन अपने भीतर का अंतर्विरोध जो है, जो बीजेपी के भीतर है, उसको कैसे पाटा जाएगा? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान आज कृषि मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ बनारस में साथ बैठे नजर आए, और इन सब के बीच दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह जो मणिपुर पर खामोश रहते थे, आज एक उच्च स्तरीय बैठक करने की दिशा में बढ़ गए, क्योंकि सरसंघचालक ने मणिपुर को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो आपस के अंतर्विरोध की यह तस्वीर देख लीजिए। आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्य को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ के श्री रमेश। तो आपस के अंतर्विरोध की यह तस्वीर सारी कहानी खुद कह देती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं खतरा उन्हें अपने भीतर से है। राजनीतिक तौर पर जिन परिस्थितियों को उन्होंने इस देश के भीतर में रखा है, उसमें एनडीए के सहयोगियों की जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें अगर पूरी की जा रही है तो फिर वह चूप ही नहीं कहेंगे। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या वाकई इस दौर में मोदी सत्ता के सामने नतमस्तक हो चले हैं? आज तो कम से कम यही संकेत उभरे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर के संकेत, संघ परिवार के टकराव के संकेत, आपस में सहमति बनाने तक की परिस्थितियों के बीच क्या वाकई ये सत्ता इस रूप में चल पाएगी? जब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी रिजल्ट आएंगे, असल में साधना उसी को है, और उस दिशा में कदम कब कैसे बढ़ेंगे, शायद इंतजार इसका भी करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।